दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। जिसके पहले पार्ट में आप लोगों ने जाना कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सम्यक सभ्यता का विकास हुआ था। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि सम्यक सभ्यता में 3 ऐसे सम्राटों का जिक्र मिलता है जिन्होंने सम्यक सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास किया था, जिसमें पहला नाम सम्राट अशोक का आता है, दूसरा नाम कुषाण वंश के महान सम्राट कनिष्क का आता है और तीसरा नाम गुप्त शासकों का आता है, जिसमें समुद्रगुप्त का नाम सबसे ज़्यादा शामिल है। और इसी गुप्त काल में भगवान बुद्ध की देशना को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा विकास पहले के सभी बुद्ध विहारों को सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए विद्यालय का रूप दिया गया था। अब आगे की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरातात्विक विभाग से प्राप्त उन अवशेषों के बारे में जो यह साबित करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुप्त काल के समय प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर सम्राट अशोक के अभिलेख के नीचे समुद्रगुप्त ने अपना एक लेख लिखवाया था, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दरअसल यह अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा लिखित स्तंभ लेख के नीचे समुद्रगुप्त द्वारा धम्मलिपि और पाली भाषा में देवी कुमालानंग इमेदान लिखा है। आगे इसी अभिलेख की सबसे निचली पंक्ति में लिखा है कि इयंग धम्मलिपि लिखा और लिखने वाला का नाम देवानाम पीए आहा लिखा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्त काल में देवा नाम का प्रतिनिधित्व समुद्रगुप्त करता था। साथ ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीवक लोगों को पाली में बाभनेषु आजीविकेषु यानी आजीवक समुदाय को विद्वान कहकर संबोधित किया गया है। इस बाभनेश को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग देख व पढ़ सकते हैं। ऐसे तो गुप्त काल की बहुत सारी मुद्राएं और अभिलेख प्राप्त हैं, लेकिन उन सभी में कुछ को यहाँ रख रहा हूँ। उसी कड़ी में एक और मुख्य अभिलेख कौशाम्बी और रानी अभिलेख हैं, जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। इस कौशाम्बी के अभिलेख में धम्मलिपि द्वारा पाली में देवानंग पीए अनापयति कुसम्बीय महामत लिखा है, तो वहीं रानी के अभिलेख में देवानंग पीएस वचने नासावत महामता लिखा गया है। दोस्तों, इस अभिलेख से 3 बातों की पुष्टि निश्चित हो जाती है कि सम्राट अशोक ने जिस लिपि को धम्मलिपि के नाम से संबोधित करते हुए बहुत से अभिलेख में लिखा था, उस लिपि को गुप्त काल में भी धम्मलिपि यानी लिपि के नाम से ही जाना जाता था, जिसका प्रमाण यहाँ लिखा हुआ मिला भी है। साथ ही जिस प्रकार सम्राट अशोक धम्मिक देशना देने वाले भिक्षु संघ का प्रिय बनकर देवानाम प्रिय के नाम से जाने जाते थे, उसी प्रकार गुप्त काल में समुद्रगुप्त भी धम्मिक देशना देने वाले भिक्षु संघ के बीच देवानाम पीए आहा के नाम से जाने जाते थे। और अंत में जिस प्रकार सम्राट अशोक अभिलेख के माध्यम से विद्वान वर्ग और समण वर्ग लिखे थे, उसी प्रकार गुप्त काल में भी विद्वान वर्ग को बाभन कहा जाता था। अब ऐसे तो आज के ब्रह्मवंशी लेखक सहित काफ़ी लोग हैं जो गुप्त काल को सम्यक संस्कृति से अलग स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं, या कुछ लोग अपनी लेखनी द्वारा गुप्त काल को भ्रमिक संस्कृति का पोषक कहते रहते हैं। लेकिन आज सभी लोगों को पता है कि गुप्त काल के समय अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान हुआ करते थे, जिन शिक्षण संस्थानों के पोषक गुप्त शासक थे। उन संस्थानों की पुष्टि भारत का पुरातात्विक विभाग भी करता है और उत्खनन में उन सभी का प्रमाण भी मिला है, जिसे आप आज देख सकते हैं। इन्हीं शिक्षण संस्थान का वर्णन गुप्त काल के समय आए हुए यात्री इत्सिंग और फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इतना ही नहीं, गुप्त काल के बाद वर्धन काल के समय चीनी यात्री वेनसांग का आना हुआ था। उसने भी सम्यक संस्कृति का ही बखान किया है, लेकिन उस यात्रा वृत्तांत का अनुवाद करने वाले ब्रह्मवंशियों ने कुछ शब्दों की व्याख्या भ्रमिक उद्देश्य से विकृत कर दी है, जिसका भी कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। एक बात और, गुप्त काल के समय किसी भी शिक्षा केंद्रों से पढ़ने वाले
देसी विदेशी छात्रों में कोई एक भी छात्र सम्यक संस्कृति के ज्ञान के विपरीत नहीं मिला है। सबसे मजे की बात तो यह है कि गुप्त काल में शिक्षा का स्तर उच्चतम शिखर पर होने के बाद भी कहीं से कोई वैदिक ग्रंथ यानी नागरी लिपि में लिखा हुआ संस्कृत या धम्म लिपि में लिखा हुआ अभी तक नहीं मिला है। इसके उलट समुद्रगुप्त काल की मुद्रा मिली है, जिस पर धम्म लिपि में समदगुप्त लिखा हुआ मिला है। गुप्त काल की एक मुद्रा और मिली है, उस पर धम्म लिपि में चंद्रगुप्त लिखा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी लिखावट का स्वरूप उत्तर गुप्तकालीन धम्म लिपि का है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल तक ब्रह्मवंश को मदद करने वाला एक भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखित एक शिलालेख सांची से मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि गुप्त वंश के सभी सम्राट सम्यक संस्कृति के पोषक ही नहीं वरण सम्यक संस्कृति के अनुगामी भी थे। आप लोग सांची से प्राप्त धम्म लिपि अभिलेख को देखें, जिस पर नीचे से चौथी पंक्ति के ऊपर और दाहिने में चंद्रगुप्त सांची लिखा है। दोस्तों, गुप्त काल का समय काफी लंबा रहा, जिसमें शिक्षा का क्रमिक विकास काफी हुआ था। उसी शिक्षा के क्रमिक विकास की देन है कि गुप्त काल में धम्म लिपि की लिखावट कुछ घुमावदार हो गई थी। यह लिपि लेखन की विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो आज भी किसी लिपि लेखन के साथ देखने को मिलती है। एक बात की जानकारी आपको दे दूं कि गुप्त काल के समय बहुत से शिक्षण संस्थान थे, जिनमें पठन पाठन के लिए शिला अभिलेख, ताम्र अभिलेख मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी भ्रमिक मान्यता की कोई लिपि या कहानी का प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी कुछ लोग मुद्रा पर हाथी घोड़ा का फोटो देखकर गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ क्यों करवा रहे हैं? क्या गुप्त शासक यज्ञ का बखान लिखवा नहीं सकते थे? जो शासक शिक्षण संस्थाओं का पोषक रहा हो, भला ऐसे शासक को लिखने वाले की क्या कमी हो सकती है? गुप्तों के पास तो विद्वान वर्ग नागार्जुन, शीलभद्र, धम्मपाल, चंदपाल, गुणमती जैसे लोगों का खजाना था। फिर भी ब्रह्मवंशियों का कोई भी वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण जैसे तमाम ग्रंथों का लेखन नहीं हुआ था। आखिर क्यों? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुरातात्विक रूप से गुप्त काल में ब्रह्मवंशियों के पूर्वजों का लिखा हुआ आज तक कोई भी ग्रंथ, मंत्र और तंत्र का मिलना नहीं हुआ है। फिर भी आज के समय कुछ किताबी ज्ञान वाले लोग गुप्त काल में ब्रह्मवंशी ग्रंथों का होना मानते हैं। अब इस बात से आप सभी लोग अवगत होंगे कि अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात वस्तु, अज्ञात स्थान, अज्ञात पूर्व की सभ्यता संस्कृति जैसे विषय की जानकारी और प्रमाण से ऊपर कुछ नहीं होता। इसकी जानकारी तो सभी को है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिमागी सोच के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे में, किसी अज्ञात वस्तु के बारे में, किसी अज्ञात स्थान के बारे में या किसी पूर्व की अज्ञात सभ्यता के बारे में या किसी संस्कृति के बारे में उल्टी सीधी जानकारी युक्त भावना किताबों द्वारा भर दी जाती है, तो वह भावना उसके लिए कुछ देर बाद पत्थर की लकीर जैसी प्रतीत होने लग जाती है। उसी प्रकार के ज्ञान वाली लकीर को सुधारना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे आज भी अविद्या प्राप्त लोगों का मानना है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता जैसा युग हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज भी ब्रह्मवंशियों द्वारा लिखित किताबी ज्ञान से शिक्षित लोगों का मानना है कि गुप्त काल में सम्यक संस्कृति का पतन हुआ था। मानना और जानना दोनों में बहुत फासला है, क्योंकि गुप्त काल में संचालित किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसा लिखित प्रमाण नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, गुप्त काल में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन और विश्लेषण कोई वास्तविक ढंग से नहीं किया गया है, तो इसके दोषी गुप्त शासक थोड़े हैं। यह तो आज के प्रबुद्ध वर्ग को सोचना चाहिए कि पुस्तकों में लिखित बात पुरातात्विक रूप से प्रमाणित करके बताई गई है या ब्रह्मवंशियों ने गलत तरीके से अपने पूर्वजों को प्रत्यारोपित कर दिया है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगले भाग में हम लोग इस सांकेतिक चिन्ह और इसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आप लोग
स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यह भी समझेंगे कि किस प्रकार से यह गुप्त काल से संबंधित है, जिसको आज के समय में कुछ भ्रमवंशी लोग इस सांकेतिक चिन्ह को दिखाकर बहुसंख्यक समाज को भ्रमित कर रहे हैं। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल शमन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।